चीफ जस्टिस साहब ने आज जो नई बात कर दी, जिसके साथ बहुत से सवाल खड़े हो जाएंगे, कि उन्होंने ये कहा कि ये उनका ये मौक़िफ़ लगता है। वो कहते हैं कि ये क्या ऐसा कोई भी कानून इस किस्म की पार्लियामेंट पास कर भी सकती है कि नहीं, और ये किस किस्म की पार्लियामेंट है। उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड होता है छोटा किया, कट, जिसको कट कर दिया जाए, मुख्तसर। उनका ये कहना मुख्तसर, ट्रंकेटेड, कटी हुई। अब उनका ये मतलब ये है कि अब पीटीआई तो बैठी नहीं हुई वहाँ, मतलब 180 लोग या 170 या 150 जितने भी हैं वो सारे बाहर बैठे हुए हैं। तो पार्लियामेंट जो है वो तो मर के सिंपल मेजॉरिटी पे अब आ गई है, बाकी लोग तो है ही नहीं वहाँ। तो ये कैसी पार्लियामेंट है जो कि जिसे कहते हैं लूली लंगड़ी पार्लियामेंट। तो ये क्या ये कानून भी पास कर सकती है कि नहीं? ये मतलब ये सवाल इतना ख़तरनाक है, मैं समझता हूँ कि अगर इसका आप जवाब ढूंढने जाएं और ये अगर सबूत हो जाए ये कि जी वो तो ट्रंकेटेड है और ये कानून नहीं पास कर सकती, तो ये पार्लियामेंट की छुट्टी हो जाएगी, रैप अप हो जाएगा सारा कुछ। अच्छा, अब ये सवाल क्यों किया गया? ये तो मैं समझता हूँ कि इट्स अ वेरी प्रोवोकेटिव सवाल। और ये उस चीफ जस्टिस से क्या ये समझते हैं कि ये पार्लियामेंट ट्रंकेटेड है और एक ट्रंकेटेड पार्लियामेंट कानून नहीं पास कर सकती? दरअसल एज लॉन्ग एज कानून तो बड़ा सिंपल सा है, और जज साहब को भी पता है इस बात का कि अगर एक पार्लियामेंट है वो उसमें कोरम पूरा है, बाकी लोग ना भी हों जब और वो डिसॉल्व नहीं हुई, तो पार्लियामेंट कंप्लीट है। ये क्या बात हुई कि जी पार्लियामेंट कंप्लीट नहीं है इसलिए क्या कानून पास कर भी सकती है कि नहीं? और ये वो जज साहब हैं, अब मैं माजरत के साथ ये कह रहा हूँ बिकॉज आई एम क्वाइट शॉक्ड बाय दिस क्वेश्चन, ये वो जज साहब हैं जिन्होंने जब स्पीकर असेंबली ने डिसॉल्व की थी पार्लियामेंट, और मेजॉरिटी पार्टी उस वक्त जो थी या जो गवर्नमेंट में थी उन्होंने डिसॉल्व कर दी थी, और जज हजरात को 12 बजे रात को बाहर आ गए और उन्होंने आके स्ट्राइक डाउन कर दिया उसको। तो उस वक्त तो पार्लियामेंट ट्रंकेट हो चुकी थी, और इन्होंने उस ट्रंकेटेड पार्लियामेंट को रिस्टोर कर दिया और कहा ये नहीं कर सकते। तो एक तरफ तो ये खुद इन्होंने फैसला किया, 5 मेंबर बेंच बन गया, और उन्होंने आगे ये फैसला बाद में किया कि ये तो कर ही नहीं सकते थे, और आज उसी को कह रहे हैं कि ये ट्रंकेटेड पार्लियामेंट है तो ये कानून नहीं पास कर सकते। तो अब मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग है ये कि ये क्यों कहा गया। अब मैं ये समझता हूँ कि इसके पीछे ज़ाहिर है कोई सोच होगी। इस वक्त सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं इलेक्शन कराओ, वो इस पार्लियामेंट को मानते नहीं हैं। वो कहते हैं हम तो रिज़ाइन कर बैठे हैं। पार्लियामेंट कह रही है कि हम, स्पीकर कह रहे हैं हम तो रिज़ाइन नहीं मानते, आप इस पार्लियामेंट का हिस्सा है, जब तक आपको हम छुट्टी नहीं कराएंगे आप जा नहीं सकते। और ना ही इलेक्शन कमीशन बाई इलेक्शंस कॉल कर रहा है। तो एक ये सिचुएशन हुई भी है। तो अगर स्पीकर नहीं बात मान रहा, वो कहता है नहीं पार्लियामेंट पूरी है, और इलेक्शन कमीशनर भी नहीं मान रहा, तो जज कैसे कह सकता है कि ट्रंकेटेड है? ठीक। और पीटीआई के जो खुद MNAs हैं वो इसी सुप्रीम कोर्ट के पास जाके ये कह रहे हैं कि हमें बहाल किया जाए, हमने तो रिज़ाइन ही नहीं किया। और यही जजमेंट्स हैं कि जी जाइए आप, स्पीकर साहब इनको सुने, ये आना चाहते हैं वापस इनका सुनने। तो मतलब ये क्या हो रहा है? एक तरफ इमरान खान साहब पार्लियामेंट जाना नहीं चाहते, दूसरी तरफ वो जो लोग बैठे हुए वहाँ वो कहते हैं हमने इलेक्शन टाइम पे कराने हैं, मुझसे पहले कराने नहीं है। एक क्राइसिस चल रही है, उस क्राइसिस के अंदर सारे मुल्क का नुकसान हो रहा है। क्या ये हम ये समझें कि जज साहब जो है एक तरफ इमरान खान साहब के ऊपर उन्होंने तलवार रखी हुई है, तोशाखाना केस, फलाना केस, कंटेम्प्ट केस, ये कि तुम जो है सड़कों से हटो और पार्लियामेंट में जाओ और बात करो वहाँ जाके। और उन्होंने एक दफ़ा नहीं कुछ दफ़ा पहले भी कहा है कि ये सड़कों की सियासत क्या है, हमारे पास क्यों भागे आते हैं, जाए पार्लियामेंट। उन्होंने कहा है, जस्टिस उमर ने ये बात कही है। एक तरफ तो उनको कह रहे हैं जाए वहाँ पे जाके अपने मसाइल हल करें, और उधर उनको कह रहे हैं पार्लियामेंट में जो बैठे हैं कि तुसी भी सोच लो, तुहानू ना असीं उड़ा दईए, तुसी भी गलबात कर लो। तो मैं ये समझता हूँ कि जज साहब दोनों साइड्स को इधर भी धक्का दे रहे हैं कि उधर जाओ, उधर धक्का दे रहे हैं कि आओ यार बैठ के बात करो, ये बिल्कुल अनकंडीशनल बातें शुरू करें, कुछ इलेक्शन का मसले हल करें। तो ये दोनों तरफ क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई है। अब मेरा ख्याल है जुडिशरी के कुछ जजेस सोच रहे हैं कि और कुछ नहीं, क्राइसिस चल रही है, हम दोनों साइड्स को धमकियाँ भी दें, प्यार भी करें। अब खान साहब के साथ क्या हो रहा है? उनको कन्विक्शन नहीं हो रही, प्यार हो रहा है। उधर धमकी दे रहे हैं कि आप सड़कों पे क्यों हैं, उधर जाएं। उधर भी कि आपका कानून जो है वो फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ तो नहीं है, प्यार हो रहा है।
ठीक। और धमकी ये है कि ट्रंकेटेड पार्लियामेंट है, क्या आप कानून पास भी कर सकते हैं? तो और अब सारे मामलात भी अदालत की तरफ जा रहे हैं, आपने खुद ही मैंने कहा पहले खुद ही कहा था सारे वहीं जाएंगे और अदालत अब रोल भी अदा करेगी, मगर जाहिर है ओपनली नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ कि इस किस्म की चीज़ अब शुरू हो गई है, और पहले भी कहा था कि अब अदालतें जो है वो रोल प्ले करेंगी इस क्राइसिस को किसी तरीके से सॉल्व करने के लिए। और वो अब आज ये जो केस है नैब वाला और डिस्क्वालिफिकेशन के केसेस, ये सारे जो हैं, और आगे नवाज शरीफ का जो केस आ रहे हैं एक्विटल के, ये सारे उसी पस मंज़र में देखे जाएंगे और रास्ते निकाले जाएंगे, उसी के गिर्द घूम रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है नूर आलम खान, उन्होंने जो 10 साल का रिकॉर्ड तलब किया है तोशा खाना का। उन्होंने कहा है कि जजेस, ब्यूरोक्रेट्स, जितने भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, नेवल चीफ्स हैं, ये सारे के सारे और दीगर वज़रा जो हैं वो अपना 10 साल का रिकॉर्ड जमा कराएं। तो क्या ये मुमकिन होगा कि इनकी अकाउंटेबिलिटी की जा सके? नहीं, कोई मुमकिन नहीं है। इसके दो वजूहत हैं। नूर आलम साहब ने पहले भी जजेस के बारे में जज को, रजिस्ट्रार साहब को लिखा था कि आप बताएं किसने कौन कौन से प्लॉट्स लिए हैं, तो रजिस्ट्रार साहब ने सलाम दुआ भी नहीं ली उनकी, उन्होंने फाड़ फूड़ के फेंक दिया, जवाब तक नहीं दिया। और फिर ये बातें शुरू हो गई कि जी जजेस को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तो पूछ ही नहीं सकती कुछ, आप तो इलेक्टेड लोगों के बारे में पब्लिक अकाउंट्स हैं, नॉन इलेक्टेड लोगों के बारे में तो आप पूछ ही नहीं सकते। और स्पेशली जुडिशरी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम आपको सलाम भी करें। उनको तलब भी किया रजिस्ट्रार को, ये नूर साहब ने, उस वक्त जब महल तनवीर थे, और आओ जी इधर आओ, नहीं आंदे की कर लोगे, नहीं गए। फौज वो तो पहले दिन से कहती है हम तो अपनी अकाउंटेबिलिटी करते हैं, तो ना किसी फ़ौजी इदारे ने इनको इसका जवाब देना है, ना किसी जुडिशल इदारे ने इनको जवाब देना है। ये बेचारे एक दफ़ा कहा, एक दफ़ा फिर करके चुप्पी कर जाएंगे, और क्या कर सकते हैं। तो फिर इन्होंने ये कहा क्यों? देखिए, ये आज एक माहौल बना हुआ है ना। अच्छा। आज जस्टिस मंसूर ने भी तो सवाल पूछ लिया ना कि क्या फ़ौज जो है, उसके इदारे जो हैं, क्या वो अकाउंटेबिलिटी में नहीं आते नैब की? तो ये अब इशू खड़े हो गए हैं कि नैब बड़ी ज़्यादती करती रही है, बड़ी वन साइडेड रही है, और अब इसीलिए कानून भी तब्दील किया गया है। अगर नैब ने अच्छा काम करना है तो फिर सबके ऊपर लागू होना चाहिए। ये स्पेशल केसेस जो हैं ये नहीं होने चाहिए, और क्योंकि हैं और बड़े पावरफुल इदारे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि अब नैब फारग होने वाली है, नैब का कोई ख़ास रोल नहीं रहेगा। छोटे छोटे केसेस, और वो भी छोटे केसेस के 50 करोड़ से कम का केस हो तो वो कहते हैं आप ले ही नहीं सकते, तो ना छोटे केसेस ले सकते हैं, ना कोई बड़े केस जो है किसी जज के ख़िलाफ़ या किसी जनरल के ख़िलाफ़ कर सकते हैं। तो रह कौन गए? MNAs MPs रह गए। MNAs MPs की चोरी सब 50 करोड़ से कम ही होती है, तो रह गए प्राइम मिनिस्टर्स। तो अब प्राइम मिनिस्टर्स जो है, जो वो जब हाथ मारते हैं तो मारते होंगे, मगर फिर वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो नैब आके उनको पकड़ ले। अभी आपने देखा कि ब्रिटिश क्राइम एजेंसी ने भी कोशिश पूरी की नैब के कहने के ऊपर, मगर उन्हें कुछ नहीं मिला शहबाज शरीफ साहब और उनके साहिबजादों के खिलाफ, क्योंकि अगर होगा तो कुछ मिलेगा। और अब तो माफ़ी भी मांग ली है, इस पे बात करेंगे हम। अभी इससे अब माफ़ी वाली बात पे भी आ जाते हैं। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है ना, ये मुझे याद है कि 1989 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनी 88 में, तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के जो चेयरमैन थे वो से आसिफ अली जरदारी साहब के वालिद साहब हाकिम अली जरदारी साहब। हाकिम अली जरदारी साहब ने सबसे पहली तफ्तीश ये की कि उन्होंने कहा कि जी बैंकों के जो लोन्स लिए हुए हैं जिन लोगों ने, और जो लोग डिफ़ॉल्ट कर गए हैं, वो सारे डिटेल्स दिए जाए स्टेट बैंक को कहा। अच्छा, ज़ाहिर है वो तो नून लीग की हुकूमतें रही हैं, ज़िया उल हक की हुकूमत, पीपल्स पार्टी बेचारी तो 77 के बाद तो गायब थी, तो 12 साल के बाद वो हुकूमत में आई। तो उस वक़्त जो सारे हुक्मरान थे वो तो शरीफ फैमिली थे या ज़िया उल हक के आने जाने वाले लोग थे। तो हाकिम अली जरदारी साहब ने सारे डिफ़ॉल्टेड लोन्स जो कि अरबों में थे, वो सारे डिटेल निकाल के निकलते, और मीडिया का काफ़ी मज़ा आया हम लोगों को कि लो जी, पहली दफ़ा आज़ाद था मीडिया भी, और ये सारे डिटेल भी छाए हुए। कुछ नहीं हुआ, बैंकों ने ये कह दिया जी ये हो गया, जी वो हो गया, आपने राइट ऑफ कर दिया, हमने एक दमड़ी नहीं निकाली किसी से। और ये भी मैं आपको बताऊं कि 1996 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की गवर्नमेंट को फ़ारूक लगारी साहब ने फ़ारग किया, तो इल्ज़ाम करप्शन का लगा। और बाय द वे हर दफ़ा जब गवर्नमेंट निकाली जाती थी कोई, तो यही कहते थे करप्शन, आज तक कभी करप्शन प्रूव नहीं हुई। निकाल देते थे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा हाँ जी करप्शन की वजह से निकाल दिया, ठीक है जी, ठीक है, नहीं ठीक निकाला, प्रूफ कोई नहीं होता। तो उस वक़्त 1996 में भी बड़ी कोशिश की कि जी कुछ निकाला जाए
सबके ख़िलाफ़, मगर निकालना इतना आसान नहीं होता। शायद निकाल तो कुछ मिल तो जाता है इस किस्म की बात, मगर प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक।